किशनगंज नाम का एक गांव था। वहाँ किशोर नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। गांव वाले उसे काली जुबान वाला कहते थे और हमेशा उसे दुत्कारते रहते थे। उसी गांव में मदन और मोहन नाम के दो दोस्त भी रहते थे। एक दिन किशोर गांव की चाय की टपरी पर चाय पीने जाता है। भाई एक चाय देना। चाय के ठेले के पास एक मिठाई की दुकान से एक लड़की जलेबी ले रही थी। तभी किशोर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनो बेटा, ये जलेबी मत लो। बच्ची उसकी बात को अनसुना करते हुए चलती है और उसके सामने रखे पत्थर से टकरा जाती है और उसके हाथ से जलेबी गिर जाती है। उसी दुकान के पास मदन और मोहन दोनों खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, ये तो होना ही था। इस काली जुबान ने टोक जो लगा दिया। पता नहीं ये काली जुबान अब क्या क्या करेगा। हाँ भाई, इस काली जुबान के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। बेचारी बच्ची बिना खाए ही रह गई। गांव वालों को तो इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो घर की ओर चलता है तो देखता है कि मदन के घर के पास बहुत भीड़ होती है। पास जाके देखता है तो मदन की माँ मदन को बुला रही होती है। किशोर भाग कर जाता है और कहता है, मदन भाई, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है और वो तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त भाग कर जाते हैं और मदन कहता है, मोहन एक काम कर, तू भाग कर जा और डॉक्टर को बुला कर लेकर आ, जल्दी जा। मोहन घर से निकलता ही है कि किशोर बोलता है, मोहन भाई, तुम पुल के रास्ते से मत जाना। चुप हो जा काली जुबान, कभी तो अच्छा बोला कर। भगवान पता नहीं अब क्या होगा। चल भाग यहाँ से काली जुबान, अगर दिखाई दिया तो पीटूंगा तुझे। मोहन पुल के पास पहुँचते ही देखता है कि पुल टूट गया है और बहुत लोगों को चोट लग गई है। कुछ लोग तो पानी में डूब गए हैं। ये सब देखकर मोहन घर जाता है और किशोर को पीटता है और फिर कहता है, ये सब तुम्हारी काली जुबान की वजह से हुआ है। ना तुम ऐसा बोलते और ना पुल टूटता। मोहन से मार खाकर किशोर बहुत रोता है और रोते रोते भगवान से कहता है, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सच में मेरी जुबान काली है? मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। मुझे अपने पास बुला लो। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अब थक गया हूँ भगवान। उसी गांव में रात को कुछ आर्मी वाले आर्मी टैंक के साथ आते हैं और वहाँ रुकते हैं। सभी गांव वाले उनका खूब स्वागत करते हैं। साहब, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे गांव में। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। अरे मदन, अब चलो सबको आराम करने दो। ये बात गांव के सरपंच को पता चल जाती है और वो टैंक को चुराने की सोचते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तब, टैंक तो बहुत बड़ा है, अगर इसे चुरा लिया तो सबको पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, इसके सारे पुर्जे निकाल लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। सरपंच चुपचाप जाते हैं और टैंक के पहिए और बाकी के पुर्जे निकालकर उसकी जगह नकली पहिए लगा देते हैं। तभी किशोर की आंख खुलती है और वो ये सब कुछ देख लेता है। ये बात किसे बताऊं? अभी तो सब सो रहे हैं। एक काम करता हूँ, सुबह बताता हूँ। सुबह जब किशोर की आंख खुलती है तब तक आर्मी वाले टैंक को लेकर चले जाते हैं। किशोर उन्हें सच बताने के लिए भाग कर जाता है और पुल के पास खड़ा होकर कहता है, साहब, मुझे कुछ बताना है। साहब सुनो तो। कोई भी किशोर की बात नहीं सुनता और आर्मी वाले टैंक को लेकर चलते रहते हैं। साहब रुक जाओ, बहुत जरूरी बात बतानी है। वहाँ खड़े गांव के लोग ये सब सुन लेते हैं और किशोर को पकड़कर कहते हैं, तो यहाँ भी आ गया काली जुबान, भाग यहाँ से। अगर कुछ गलत बोला तो तेरी खैर नहीं है आज। मुझे छोड़ दो, मुझे उन्हें कुछ बताना है। ये सब आर्मी वाले देख और सुन रहे थे कि किशोर कुछ कहना चाहता है। तभी एक आर्मी वाले की नजर आर्मी टैंक के पहिए पर पड़ती है। वो देखते हैं कि किसी ने सारे पहिए और पुर्जे बदल दिए हैं और आर्मी वाले को समझ आ जाता है कि ये शायद इसी बारे में बताना चाहता है। सरपंच ने सारे पहिए बदल दिए हैं और सारे पुर्जों को बाजार में बेचने वाला है। ये बात सुनकर आर्मी वाले किशोर को गांव वालों से छुड़ाते हैं और सरपंच को पकड़कर लाते हैं। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे जेल में मत डालना। मैं अपना सारा जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने ही सारा सामान चुराया था।
और ये ही नहीं, मैंने ही कमजोर पुल बनवाया था जो उस दिन टूट गया। मोहन भाई, इसीलिए मैं उस दिन आपको पुल पे जाने से मना कर रहा था। आर्मी वाले सारा सामान सरपंच से लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और किशोर की खूब तारीफ करते हैं और उसे बहुत सारा इनाम देकर चले जाते हैं। ये सब देखकर मोहन बोलता है, किशोर मुझे माफ कर दो। अगर तुमने उस दिन उस बच्ची को जलेबी खाने से नहीं रोका होता तो वो भी और बच्ची की तरह बीमार पड़ गई होती, और अगर तुमने उस दिन ना रोका होता तो मैं भी पुल से गिर जाता। गांव वाले भी उससे माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और आप सब वादा करें, आगे आप ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। गांव वाले किशोर के सम्मान में एक कार्यक्रम रखते हैं और उसमें आर्मी वाले भी आते हैं और गांव के मुखिया किशोर को इनाम देते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। किशनगंज नाम का एक गांव था। वहाँ किशोर नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। गांव वाले उसे काली जुबान वाला कहते थे और हमेशा उसे दुत्कारते रहते थे। उसी गांव में मदन और मोहन नाम के दो दोस्त भी रहते थे। एक दिन किशोर गांव की चाय की टपरी पर चाय पीने जाता है। भाई एक चाय देना। चाय के ठेले के पास एक मिठाई की दुकान से एक लड़की जलेबी ले रही थी। तभी किशोर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनो बेटा, ये जलेबी मत लो। बच्ची उसकी बात को अनसुना करते हुए चलती है और उसके सामने रखे पत्थर से टकरा जाती है और उसके हाथ से जलेबी गिर जाती है। उसी दुकान के पास मदन और मोहन दोनों खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, ये तो होना ही था। इस काली जुबान ने टोक जो लगा दिया। पता नहीं ये काली जुबान अब क्या क्या करेगा। हाँ भाई, इस काली जुबान के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। बेचारी बच्ची बिना खाए ही रह गई। गांव वालों को तो इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो घर की ओर चलता है तो देखता है कि मदन के घर के पास बहुत भीड़ होती है। पास जाके देखता है तो मदन की माँ मदन को बुला रही होती है। किशोर भाग कर जाता है और कहता है, मदन भाई, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है और वो तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त भाग कर जाते हैं और मदन कहता है, मोहन एक काम कर, तू भाग कर जा और डॉक्टर को बुला कर लेकर आ, जल्दी जा। मोहन घर से निकलता ही है कि किशोर बोलता है, मोहन भाई, तुम पुल के रास्ते से मत जाना। चुप हो जा काली जुबान, कभी तो अच्छा बोला कर। भगवान पता नहीं अब क्या होगा। चल भाग यहाँ से काली जुबान, अगर दिखाई दिया तो पीटूंगा तुझे। मोहन पुल के पास पहुँचते ही देखता है कि पुल टूट गया है और बहुत लोगों को चोट लग गई है। कुछ लोग तो पानी में डूब गए हैं। ये सब देखकर मोहन घर जाता है और किशोर को पीटता है और फिर कहता है, ये सब तुम्हारी काली जुबान की वजह से हुआ है। ना तुम ऐसा बोलते और ना पुल टूटता। मोहन से मार खाकर किशोर बहुत रोता है और रोते रोते भगवान से कहता है, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सच में मेरी जुबान काली है? मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। मुझे अपने पास बुला लो, वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अब थक गया हूँ भगवान। उसी गांव में रात को कुछ आर्मी वाले आर्मी टैंक के साथ आते हैं और वहाँ रुकते हैं। सभी गांव वाले उनका खूब स्वागत करते हैं। साहब, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे गांव में। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। अरे मदन, अब चलो सबको आराम करने दो। ये बात गांव के सरपंच को पता चल जाती है और वो टैंक को चुराने की सोचते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तब, टैंक तो बहुत बड़ा है, अगर इसे चुरा लिया तो सबको पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, इसके सारे पुर्जे निकाल लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। सरपंच चुपचाप जाते हैं और टैंक के पहिए और बाकी के पुर्जे निकालकर उसकी जगह नकली पहिए लगा देते हैं। तभी किशोर की आंख खुलती है और वो ये सब कुछ देख लेता है। ये बात किसे बताऊं? अभी तो सब सो रहे हैं। एक काम करता हूँ, सुबह बताता हूँ। सुबह जब किशोर की आंख खुलती है तब तक आर्मी वाले टैंक को लेकर चले जाते हैं। किशोर उन्हें सच बताने के लिए भाग कर जाता है और पुल के पास खड़ा होकर कहता है,
साहब मुझे कुछ बताना है, साहब सुनो तो। कोई भी किशोर की बात नहीं सुनता और आर्मी वाले टैंक को लेकर चलते रहते हैं। साहब रुक जाओ, बहुत जरूरी बात बतानी है। वहाँ खड़े गांव के लोग ये सब सुन लेते हैं और किशोर को पकड़कर कहते हैं, तो यहाँ भी आ गया काली जुबान, भाग यहाँ से। अगर कुछ गलत बोला तो तेरी खैर नहीं है आज। मुझे छोड़ दो, मुझे उन्हें कुछ बताना है। ये सब आर्मी वाले देख और सुन रहे थे कि किशोर कुछ कहना चाहता है। तभी एक आर्मी वाले की नजर आर्मी टैंक के पहिए पर पड़ती है। वो देखते हैं कि किसी ने सारे पहिए और पुर्जे बदल दिए हैं और आर्मी वाले को समझ आ जाता है कि ये शायद इसी बारे में बताना चाहता है। सरपंच ने सारे पहिए बदल दिए हैं और सारे पुर्जों को बाजार में बेचने वाला है। ये बात सुनकर आर्मी वाले किशोर को गांव वालों से छुड़ाते हैं और सरपंच को पकड़कर लाते हैं। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे जेल में मत डालना। मैं अपना सारा जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने ही सारा सामान चुराया था और ये ही नहीं, मैंने ही कमजोर पुल बनवाया था जो उस दिन टूट गया। मोहन भाई, इसीलिए मैं उस दिन आपको पुल पे जाने से मना कर रहा था। आर्मी वाले सारा सामान सरपंच से लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और किशोर की खूब तारीफ करते हैं और उसे बहुत सारा इनाम देकर चले जाते हैं। ये सब देखकर मोहन बोलता है, किशोर मुझे माफ कर दो। अगर तुमने उस दिन उस बच्ची को जलेबी खाने से नहीं रोका होता तो वो भी और बच्ची की तरह बीमार पड़ गई होती, और अगर तुमने उस दिन ना रोका होता तो मैं भी पुल से गिर जाता। गांव वाले भी उससे माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और आप सब वादा करें, आगे आप ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। गांव वाले किशोर के सम्मान में एक कार्यक्रम रखते हैं और उसमें आर्मी वाले भी आते हैं और गांव के मुखिया किशोर को इनाम देते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।